आप देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो मार्केट्स मोर लेस रेंज के अंदर है। एक डल साइड पे सोफार बाजार कामकाज कर रहा है। 57 अंकों के आसपास की गिरावट इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं जीआईसी री के मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी के ग्रॉस प्रीमियम 37% और नेट प्रीमियम 39% बढ़े हैं। नेट कमीशन भी 18% बढ़ा है। मुनाफे में भी 43% की ग्रोथ रही है। नतीजों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD रामास्वामी नारायणन सर। नारायणन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया नंबर्स कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर पोस्ट किए हैं। हर पैरामीटर पे ही नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कुछ निटी-ग्रिटीज़ हैं बीच में, लेकिन अदरवाइज नंबर्स बहुत अच्छे रहे। मैं आपसे सुनना चाहूँगा क्या की पैरामीटर्स रहे जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा? बेसिकली हमने अच्छा ग्रोथ किया है। तो अब तक पिछले 3-4 साल से हम कंसोलिडेट कर रहे थे। हमारी जो भी लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो थी, लॉस मेकिंग बिजनेस थी, उसको काट दिया हमने बुक्स में से। अब इस साल से हमारा ग्रोथ जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इनिशियली तो हमने डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया में ग्रोथ हमने हमारा किया है। तो वो आप देख रहे हैं कि वो फिगर्स आप Q1 में देख रहे हैं। ओवरऑल साल के लिए हमारा यही सोच है कि कुछ 15-16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो हमारे बुक में, और ये प्रॉफिटेबल बुक हो। और हम क्या कर रहे हैं कि जो बिजनेस अभी आगे चल के लिख रहे हैं वो सब प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, और उसको डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। काफी सारा बिजनेस जो नया लिखे हैं वो हेल्थ में लिखे हैं, जो कम्प्लीटली डिफरेंट है प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर से। तो हमारा यही सोच है कि जितना हो सके बुक को डाइवर्सिफाई करो, ताकि एक कोई क्लास में अगर या एक कोई बिजनेस में अगर लॉस हो जाए, तो वो बाकी के जो बिजनेस जो लिख रहे हैं उससे वो प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बिजनेस लिख रहे हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है। कंबाइंड रेशियो जो ओवरऑल क्लेम्स प्लस एक्सपेंसेस हैं वो भी अच्छा खासा कम हो गया है। तो यही सोचेंगे कि आगे चल के यही ग्रोथ मोमेंटम और यही प्रॉफिट मोमेंटम को जारी रखना है। तो नारायणन सर, इस बारी जो डोमेस्टिक बिजनेस का मार्केट शेयर है वो बहुत स्ट्रांगली कम बैक होकर गया है। जी। करीब करीब 84% के आसपास का मार्केट शेयर आप कमांड कर रहे हो, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वहाँ पर एक ड्रॉप है सब्सटेंशियल। तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है या अदरवाइज कोई फॉल है? तो बेसिकली इंटरनेशनल बुक में हमने ग्रोथ किया नहीं है। और ये मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं किया है। लेकिन जो डिप देख रहे हो आप इंटरनेशनल बिजनेस में, वो इसलिए है कि एक बिजनेस जो हमने यूएस में लिखा था, और 2018 से लेके 2021 तक लिखा था। 2021 में हमने वो स्टॉप किया। लेकिन उसका जो प्रीमियम आने का जो चालू था वो 3 साल से चल रहे थे। ये साल कोई प्रीमियम आई नहीं है, यानी कि वो बिजनेस पूरा सा अर्न हो चुका है। तो इसलिए इस क्वार्टर में कोई बिजनेस नहीं है। तो वो जो ड्रॉप है वो तकरीबन कुछ 1000 करोड़ का ड्रॉप है वो जो दिख रहा है। लेकिन ये जो बिजनेस था वो हमने 21 में ही बंद कर दिया था। ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, जो मैंने कहा था कि हमने कंसोलिडेशन कर रहे थे। जो बिजनेसेस अच्छे नहीं कर रहे थे उसको वीड आउट कर दिया हमने। तो ये वन ऑफ दैट बिजनेसेस वाज दिस, और उसके कारण जो ड्रॉप हुआ है दैट इज फाइन। तो इंटरनेशनल बिजनेस एज ऑफ नाउ हमने तो ग्रो नहीं किया है। इस साल ग्रो करने का प्लान है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको अच्छा इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग होना जरूरी है। तो हमारा करंटली जो क्रेडिट रेटिंग है वो A- नहीं है। और जब तक आप री इंश्योरेंस बिजनेस में A- का क्रेडिट रेटिंग नहीं रखते हो, आपको अच्छा बिजनेस नहीं मिलता है। तो लास्ट ओके। ईयर जो हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमको 2 पॉइंट्स अपग्रेड दिया है, एंड वी आर जस्ट 1 पॉइंट बिलो A-। तो ओके। ये साल A- का जो क्रेडिट रेटिंग है वो लेने की उम्मीद रखते हैं। हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बात किए हैं, हमारा काफी डिटेल्स उनको दे दिया है। जो हमारा परफॉर्मेंस रहा लास्ट 2 साल में वो पूरा उनको बताया है कि किस तरह से हमने बुक को सेव कर दिया है। और उस ओके। बेसिस में हमें लगता है कि इस साल शायद हमारा क्रेडिट रेटिंग बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा तो इस साल से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी ग्रो होगा। तो नारायणन सर, जो नंबर्स को मैं फर्दर देख रहा था, इस बारी हेल्थ स्पेस में एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। वो मतलब एक्सेप्शनली वेल है, और साथ साथ उसको एग्रीकल्चर भी मीट अप कर रहा है। वहाँ पर भी 220% के आसपास की ग्रोथ आई है। ऐसा जी। क्या हुआ सर इन दोनों सेक्टर में जहाँ पर आपने इतना स्ट्रांगली परफॉर्म किया? तो एग्रीकल्चर तो इट इज जस्ट हमने जो लास्ट ईयर हमने पूरा ग्रोथ किया था वही हम इस बार भी लिख रहे हैं।
इतना ही डिफरेंस है कि लास्ट ईयर शायद फर्स्ट क्वार्टर में वो फिगर्स आए नहीं थे, क्योंकि फिगर्स बुक नहीं हुए थे। वो सेकंड क्वार्टर में ही आए, देयर वाज डिले फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। इस बार वो फर्स्ट क्वार्टर में आए हैं, तो वो आपको दिख रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, मोर और लेस सेम प्रीमियम जो लास्ट ईयर लिखे हैं वही लिखेंगे। लेकिन हेल्थ में हमने काफी ग्रो किया है, और ये हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हमको हमारा बुक को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आप हमारा टोटल बुक देखेंगे तो 30% हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, इस क्वार्टर में 25% हेल्थ लिख रहे हैं, कुछ 15-16% मोटर लिख रहे हैं, और 10-1% एग्रीकल्चर लिख रहे हैं। तो हमको हेल्थ को इसमें बढ़ाना था, क्योंकि अगर आप ज्यादातर लिखोगे एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी, जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो क्या होता है कि मानसून के टाइम में लॉसेस आने की चांसेस होती है। तो इसलिए उसको डी रिस्क करने के लिए हमने हेल्थ में ग्रो किया है, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस है इसका। कैटास्ट्रॉफी या क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस है। सेकेंडली, ये जो बिजनेस हमने लिखे हैं वो रिटेल हेल्थ है। नॉर्मली जो ग्रुप हेल्थ है या गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, वो थोड़े लॉस मेकिंग होते हैं, क्योंकि उसमें प्राइसिंग में प्रेशर होता है। रिटेल हेल्थ नॉर्मली बहुत प्रॉफिटेबल होता है। 50-60% की लॉस रेशियो होती है, 30-35%, 40% की कमीशन होती है, तो ओवरऑल उसमें पैसे बनाने की चांसेस हैं। तो इस बार हमने ज्यादातर रिटेल हेल्थ बिजनेस काफी लिखे हैं फर्स्ट अप्रैल में, और आगे चल के इसी में काफी हमारा फोकस भी रहे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नारायण सर, समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वो जो रेटिंग की आप उम्मीद लगा रहे हैं वो आपको मिले और आप इंटरनेशनल बिजनेस को वापस रीग्रो करते हुए दिखाई पड़े, और आपसे हम आगे जब बातचीत करें तो एक और अच्छा नंबर हम आपसे मीटअप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मार्केट से तो बातचीत जारी रखेंगे ही, साथ ही साथ आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है आरती इंडस्ट्रीज, क्या हुआ उसके अंदर, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, क्यों इतनी गिरावट है, इन सब पे बातचीत करते हैं हम कंचन से छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में तो आज उतना ज़्यादा कोई बिकवाली नहीं है, लेकिन एक स्टॉक में आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली है, वो है आरती इंडस्ट्रीज़। नंबर्स के बाद 15% का एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस के भी कट हैं, कल एनालिस्ट कॉल भी थी, लेकिन इस तरह की बिकवाली क्यों है, क्या बोल रहे हैं ब्रोकर्स, पे बातचीत कर लेते हैं कंचन से। तो कंचन, 15% का एक मेगा एक्सीडेंट, क्या हुआ? एक्सीडेंट तो हमें ऑफ कोर्स बाजार में देखने को मिला है, लेकिन ब्रोकरेज की तरफ से थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें नुवामा की, तो नुवामा ने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट किया है 903 का, एमके बाय 800 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेटेज दी है और 615 का टारगेट रखा है, लेकिन कोटक ने एट द सेम टाइम बिकवाली की राय दी है और 470 का कर दिया है टारगेट। अब अगर इसके पीछे का हम रीजन जाने, सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि प्रोडक्ट मिक्स के चलते जो मार्जिन है उसमें कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला है और मार्जिन स्टेबल होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे का उनका ये रीजन है। अगर हम बात करें एमके की, तो एमके ने बोला है कि एबिटा जो है वो फोर्थ क्वार्टर में स्टेट हमें एक इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिली है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर डरे हुए हैं। अगर बात करें नुवामा की, नुवामा का कहना है कि फिस्कल ईयर 25 के सेकेंड हाफ में एग्रो सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करी जाए कोटक की, कोटक का कहना है कि मैनेजमेंट की तरफ से सीएजीआर को लेकर जो गाइडेंस आया है वो आया है 20 से 25% का, लेकिन वो सब्जेक्ट टू है कंपटीशन के, साथ ही साथ जो हमारी डिमांड किस तरीके की आती है और किस तरीके की कमीशनिंग टाइमलाइंस आती है, इसको देखते हुए आगे गाइडेंस दी जाएगी। तो ये मिक्स्ड रिएक्शन हमें सारी ही ब्रोकरेज से देखने को मिला है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस का एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अलावा स्टॉक का रिएक्शन कहीं ज़्यादा स्टीप देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल्स में बताने के लिए, लेकिन ये तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। शिल्पा मैम, आरती इंडस्ट्रीज, क्या किया जाए? बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली आज यहाँ पर, क्या करना चाहिए? आरती एक्चुअली इतना गिर जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट यहाँ पे अगर देखा जाए 630 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो इसमें हम लोग फिर भी एक उम्मीद रख सकते हैं कि इवेंचुअली अगेन 680 से 700 की तरफ मूव करेगा। बट जब तक ये 630 के नीचे है तो डाउनसाइड के टारगेट ज्यादा ओपन है फॉर टारगेट्स ऑफ 580। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है आरती का 580 पे ही दिखेगा।
580 का नेक्स्ट सपोर्ट है, 630 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से? जी समझिए, सस्ता ऑप्शन मेरा कोल इंडिया में रहेगा। कोल इंडिया यहाँ पे मुझे लगता है कि 520 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा इसमें एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली 8.90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6.5 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 13 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 15 से 16 का नेक्स्ट टारगेट। तो 13 और 15 से 16 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए आप कोल इंडिया की 530 की कॉल के ऊपर नजर रख सकते हैं। 6-6.5 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, लेकिन पहले 13 और फिर 15 के टारगेट्स के लिए आप इस ऑप्शन को अदरवाइज देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।